Friends, let us start our discussion about third law of motion. गति के तृतीय नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे. The first two laws of motion tells us how an applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force. अभी आपने देखा कि इसके पहले जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो बता रहा था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में हो, रेस्ट पोजीशन में हो, तो उसको मोशनल स्टेट में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा. और अगर रेस्ट स्टेट में मोशनल स्टेट में लाने के लिए तो भी फोर्स लगाना होगा. मोशन की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो भी फोर्स लगाना होगा. और साथ ही साथ आपने सेकंड लॉ में देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है, तो इसका मतलब उसके मोमेंटम में चेंजिंग हो रही है. और ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में होने वाले चेंजिंग का जो रेट है वो उस ऑब्जेक्ट पर लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है. तो ये दोनों चीज़ें हमने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अभी देखी थी. अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे. द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first in equal amount. आपने भी पढ़ा कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा एक फोर्स एक्सर्ट किया जाए तो दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा उस पहली ऑब्जेक्ट पर भी इक्वल अमाउंट में बट अपोजिट दिशा में एक फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा. इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट में और अपोजिट दिशा में फोर्स एक्सर्ट करेंगे. ठीक, आगे देखिए. दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन. दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. इसका मतलब ये फोर्स केवल एक ही ऑब्जेक्ट पर स्वयं पर नहीं लगाता. एक फोर्स, एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई हो सकता है. ओके, दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. सही. इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स वी व्हाइल लुकिंग एट द फुटबॉल एंड ट्राइंग टू किक इट विद अ ग्रेटर फोर्स collide with a player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. आप देखते हैं अगर फुटबॉल में एक प्लेयर एक फुटबॉल पर बहुत ही ग्रेटर फोर्स से कोई एक किक मारने का प्रयास करे या दौड़ते हुए दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से टकरा जाएं तो टकराने पर दोनों को चोट लग जाती है, क्योंकि एक खिलाड़ी एक प्लेयर के द्वारा दूसरे पर जितना अमाउंट का फोर्स लगाया जाता है दूसरे के द्वारा पहले पर भी उतने अमाउंट का ही फोर्स अपोजिट दिशा में लगा दिया जाता है. ठीक. बोथ फील हर्ट, दोनों घायल हो जाते हैं, बिकॉज ईच अप्लाइज अ फोर्स टू ईच अदर. ओके, इन द अदर वर्ड्स देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेज एंड नॉट जस्ट वन फोर्स. इसका मतलब जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट द्वारा दूसरे पर लगाया जाता है तो वो फोर्स पेयर में प्रोड्यूस होता है. अर्थात एक फोर्स वो जो पहले द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाया गया और दूसरा वो जो दूसरे ऑब्जेक्ट द्वारा पहले पर लगाया गया. दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट इन डायरेक्शन है. द टू अपोजिंग फोर्सेज आर इक्वल, आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन. इसका मतलब अगर फुटबॉल प्लेयर में से एक प्लेयर ने फुटबॉल पर एक किक मारी तो उसके पैर के द्वारा उस पर फुटबॉल पर लगने वाला जो फोर्स है, अगर ये इसे हम एक्शन माने तो फुटबॉल भी उसके पैर पर पीछे की ओर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसके कारण पैर में चोट लगती है. तो फुटबॉल द्वारा पैर पर पीछे की ओर लगाया जाने वाला फोर्स उसका रिएक्शन कहलाएगा. इसका मतलब फोर्स हमेशा एक्शन के साथ साथ रिएक्शन लेके चलता है. सो if we discuss more about this action and reaction forces, then let us consider two spring balances connected together as shown in figure 9.10. This is the figure. Here is a spring B and a spring A. Both are connected each other. The part of B is connected to a fixed position and other part of A is are stretches by some applied force.
then if the force applied by spring A on B is in one direction and it produces some elongation in B, then the force applied by spring B in A is in opposite direction and it also produces some elongation in A, and we are seeing that the reading of both spring meter will be same. So with the help of this example we can understand that there are two equal and opposite forces acting simultaneously, and one is known as action, then other is known as reaction. So if we come to our topic, then the fixed end of balance B is attached with a rigid support like a wall. When a force is applied through the free end of spring balance A, it is observed that both the spring balances show the same reading in our scales. It means that the force exerted by spring balance A on balance B is equal but opposite in direction to the force exerted by the balance B on balance A. Any of these two forces can be called as action and the other is considered as reaction. This gives us an alternative statement of the third law of motion. क्या इसका मतलब, अगर मैं दो स्प्रिंगों को इस प्रकार से सेट करूं कि एक स्प्रिंग को किसी दृढ़ एक फिक्स्ड पोजीशन पर दृढ़ आधार से फिक्स कर दूं और उसके एक सिरे को दूसरे स्प्रिंग ए से बांध दूं और दूसरे स्प्रिंग को अपने हाथ से आगे की ओर खींचूं, तो एक स्प्रिंग के द्वारा दूसरे पर लगाया गया फोर्स दूसरे स्प्रिंग के द्वारा पहले पर लगाया गया फोर्स आपस में बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब अगर उनमें से एक के द्वारा दूसरे पर लगाया गया फोर्स एक्शन मान लिया जाए तो दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया फोर्स रिएक्शन मान लिया जाएगा। और इस प्रकार से अगर मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करना चाहूँ तो यहाँ पर स्टेटमेंट इस प्रकार हो सकता है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा है टू एवरी एक्शन देयर इज to every action there is an equal and opposite reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. Okay, so if we come to our more discussion on the now suppose you are standing at rest and intend to start walking on a road, you must accelerate, and this requires a force in accordance with the second law of motion. Which is this force? Is it the muscular effort you exert on the road? Is it in the direction you intend to move? No. You push the road wheel backward. The road exerts an equal and opposite force on your feet to make you move forward. It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce accelerations of equal magnitudes. This is because each force acts as on a different object that may have a different mass also. Okay. एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो जब हम किसी गन को फायर करते हैं तो ये पीछे की ओर एक फॉरवर्ड फोर्स को एग्जर्ट करता है। आगे की ओर हम अगर एक बुलेट को फायर करें गन से तो गन से बुलेट जब आगे की ओर निकलती है तो बुलेट पीछे की ओर एक एग्जर्ट फोर्स एग्जर्ट करती है। देखिए, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एग्जर्ट फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट. The bullet exerts an equal and opposite force on the gun. This results in the recoil of the gun. This results in the recoil of the gun. It means गन ने बुलेट को आगे की ओर अगर पुश करने का प्रयास किया तो बुलेट ने भी गन को पीछे की ओर पुश किया, रिक्वाइल किया. ठीक, since the gun has a much greater mass than the bullet, क्योंकि गन के पास बहुत अधिक मास है इन कंपैरिजन टू बुलेट, इसीलिए बुलेट बहुत हाई स्पीड से निकलती है तो उसके मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाता है. उसके मोमेंटम में जितनी भी चेंजिंग आती है
ठीक उतने ही अमाउंट की चेंजिंग गन में भी होगी, बट गन का मास बहुत ज़्यादा होने के कारण उसके वेलोसिटी में चेंजिंग बहुत कम आ पाती है, जिसके कारण हमको लगता है कि उतने स्पीड से बुलेट ने इसको पुश नहीं किया। बट रियलिटी यही है कि जितने फोर्स से गन ने बुलेट को आगे की डायरेक्शन में एग्जर्ट किया, ठीक उतने ही फोर्स से बुलेट ने भी गन को पीछे की डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट किया। ठीक, since the gun has much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. The third law of motion can also be illustrated when a sailor jumps out of rowing boat. देखिए, नाव अगर किसी नदी के किनारे पर ला करके रख दी जाए और आप नदी के किनारे पर नाव में से बाहर की ओर, बोट में से बाहर की ओर जंप करने का प्रयास करें, तो जब आप बाहर की ओर जंप करते हैं तो अपने पैरों से बोट को पीछे की ओर पुश करते हैं, और रिजल्ट में क्या होता है, बोट पर लगाया गया फोर्स आपके ऊपर जब बोट द्वारा लगा दिया जाता है तो आप आगे की ओर जंप करके जो स्थल है वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक, अर्थात स्पष्ट, जब आप आगे की ओर कूदेंगे तो पीछे की ओर पैरों से बोट को ढकेलेंगे, तो पैर से बोट को जब पीछे की ओर ढकेला जाएगा तो बोट पीछे की ओर चलना शुरू कर देती है। ठीक, एज द सेलर जम्प्स फॉरवर्ड द फोर्स ऑन द बोट मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो ओके, देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द गन एंड बुलेट। द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट is in forward direction and the recoil force on the gun is in backward direction. Okay, now this is the example of the boat. When we are pushing the boat in backward direction, then we want to jump jump from the boat to the non-water surface area. Then the equal amount of force exerted by the boat on the man or the sailor, and the same force can applied by the sailor to the boat also in opposite direction. Okay, so this is all about the third law of motion. So कुल मिलाकर के एक कंक्लूजन मेरे पास आया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अथवा जिसको हम रिएक्शन कह सकते हैं लगाया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट द्वारा उस सोर्स पर जिसके द्वारा वो फोर्स लगाया गया है, रिएक्शन लगाया, एक्शन किया गया है, उस सोर्स पर अपोजिट दिशा में एक रिएक्शन लगता है और उस रिएक्शन का मान पहले के द्वारा दूसरे पर लगाए गए एक्शन के मान के बराबर होता है. सो वी कैन से दैट देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन. This is the statement of the third law of motion. Now come to the activity 9.4. Here, request two children to stand on two separate carts as shown in figure 9.13. अभी हम फिगर को दिखा देते हैं. Give them a bag full of sand and some other heavy object. Ask them to play a game of catch the bag. देखिए दो चिल्ड्रन हैं, यहाँ देखिए आप फिगर में देखिए दो चिल्ड्रन हैं. एक दोनों ही एक ऐसे सिस्टम पर खड़े हैं जिसमें पहिए लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं. अगर ये आगे की ओर पुश करते हैं, इसको आगे की ओर ढकेलने का प्रयास करेंगे तो इनके पैरों द्वारा पीछे की ओर फोर्स लगाया जाएगा. अगर पैर द्वारा पीछे की ओर फोर्स लगाया जाएगा तो ये कार्ट पीछे की ओर भागना शुरू कर देगी. अगर ये लाइट ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो देखा जाएगा कि इसमें ज़्यादा दूरी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, थोड़ी दूरी तक जाएंगे. लेकिन अगर ये हैवियर ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो देखिए ये ज़्यादा दूरी तक जाएंगे. इसका मतलब अगर मैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करूं तो ये पता चलता है कि यदि मैं भारी वस्तु को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे की ओर फेंक करने का प्रयास करूं, इसका मतलब उस वेलोसिटी के मोमेंटम में चेंजिंग करने का प्रयास करूं, तो वस्तु भी पीछे की ओर हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है और उस फोर्स का एक एक्सपीरियंस या एक अगर मैं ऑब्जर्वेशन करना चाहूं तो उसको एक इस प्रकार के कार्ड पर खड़े होकर के प्राप्त कर सकता हूं. ठीक, सिमिलरली अगर मैं देखूं, मैं किसी लाइट ऑब्जेक्ट को भेजना चाहता हूं आगे की ओर और उतनी वेलोसिटी से फेंकूं जितने से पहले भी फेंका था, तो इस बार मोमेंटम में चेंजिंग उतना नहीं होगा क्योंकि मास कम है. इसलिए हमारा कार्ट जो पीछे की ओर हमको पुश करेगा वो थोड़ी दूरी तक जाएगा
क्यों? क्योंकि हमारे मोमेंटम में भी कम चेंजिंग होगी, क्योंकि वो लाइट ऑब्जेक्ट था। अगर हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उतनी वेलोसिटी से फेंकूंगा तो इसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंजिंग होगी, वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स से आगे की ओर ढकेला जाएगा और ज़्यादा पीछे हमारे ऊपर भी फोर्स लगने के कारण दूरी तय किया जाएगा, हमारे द्वारा भी ज़्यादा दूरी पीछे की ओर तय किया जाएगा। ठीक है। सो अगर मैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करूं तो आसानी से समझ सकता हूं। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ऑब्जेक्ट पर नहीं बल्कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर प्रोड्यूस होते हैं, और एक के द्वारा दूसरे पर लगाया गया एक्शन दूसरे द्वारा पहले पर लगाए गए रिएक्शन के मान के इक्वल होता है, और इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। लिखा है नाउ प्लेस 2 चिल्ड्रेन, वन ऑन वन कार्ड and one on another card. The second law of motion can be seen as this arrangement would show different acceleration for the same force. देखिए, the card shown in this activity can be constructed by using a 12 mm or 18 mm thick plywood board of about 50 cm and 100 cm. इसको आप घर पे बना सकते हैं या अपने आसपास में कोई कारपेंटर हो तो उनकी सहायता से एक हटका सा कार्ट जिसपे 4 पहिए आप लगा लीजिए, 2 आगे 2 पीछे, और इस पर आप खड़े हो जाइए। ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ हार्ड बॉल, ये भी आप बना सकते हो घर पे। स्केट व्हील्स आर गुड टू यूज। स्केट बोर्ड्स आर नॉट एज इफेक्टिव बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन स्ट्रेट लाइन मोशन। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, चाहें तो आप इसको भी बना सकते हैं और ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया, जिसका स्टेटमेंट है देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। ओके, टुमारो वी विल डिस्कस मोर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, थैंक यू।